चलो बेटा, यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो डाइस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में अभी अपन लगभग लास्ट में पहुंच रहे हैं, लास्ट में। सो केयर एंड मैनेजमेंट हम लोग आज देखेंगे, स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स का केयर एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय केयर एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केयर एंड मैनेजमेंट? केयर एंड मैनेजमेंट जैसे हम लोगों ने देखा था काऊ में, बफेलो में, वैसे ही हम लोग देखेंगे केयर एंड मैनेजमेंट, है ना। इनका भी केयर एंड मैनेजमेंट हम लोग देख लेंगे। चलो बेटा, यस 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 यस। चलो, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, अब हो गई होगी, देखो एक बार। 2-3 मिनट लग गए क्लास स्टार्ट करने में, अब हो गई होगी, देखिए एक बार। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हो चुकी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अरे यार, ये जब हार्ट आ जाते हैं ना। अच्छा, वनक्कम, ओके वनक्कम जी। ये जब हार्ट आ जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया लगता है कि वो फायर आ रहा है, झुकेगा नहीं साला। ये जब आता है ना तब बहुत बढ़िया लगता है कि चलो बच्चे है, जिंदा दिल लोग हैं यहाँ पे। तो चलो अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। आज हम लोग देखेंगे केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काऊ देखा था, शिप के ब्रीड्स देखे, गोट के ब्रीड्स देखे, उनके डिसीजेस देखे हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल की, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करनी है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यस, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट कैसी है। बाद में गोट की केयर एंड मैनेजमेंट कैसी करनी है, शिप की केयर एंड मैनेजमेंट करनी है कैसे करनी है, इन सारे लोगों की केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखते हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ शीप एंड गोट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। अगर मान लीजिए मुझे ब्रीडिंग के लिए कोई एनिमल शुरू करनी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हार्ट आ गया बहुत सारे, फायर भी आ गया बहुत सारा, झुका, झुकेगा नहीं साला। नहीं, यस। बहुत बढ़िया लगता है जब सारे बच्चे इतने अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग। और वो भी क्या है ना, यूट्यूब पे तो मतलब कोई भी आ जाता है कि चलो यूट्यूब में आ रहे, इधर आ रहे। मैंने पहली बार आपको इससे पहले भी मैंने बोला है कि मुझे जो क्लासरूम टीचिंग है, मेरा क्लास है, मेरा खुद का क्लास होता है, तो मैं खो जाता हूँ उसमें। बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, पढ़ाने में भी, समझने में भी, आप लोगों को बताने में भी मुझे बहुत मजा आता है। यूट्यूब पे मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, ताकि देखो भैया, अपनी जब आप ये क्लासरूम में पर्सनल फील करता हूं, पर्सनल और पर्सनल बातें ना, पब्लिक और पर्सनल में फर्क होता है। तो जो बातें होती है, जो पर्सनल है, आपके हमारे बीच का जो रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। चलो बढ़ते आगे। सो ब्रीडिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अभी हम लोगों को क्या करना है ना, ब्रीडिंग के लिए एनिमल्स को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम लोगों को शीप है या फिर गोट है, उनका मेटिंग करवाना है या फिर उनका ब्रीडिंग करवाना है, तो क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगर मुझे एनिमल्स को ब्रीडिंग के बारे में मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, वो देखते हैं। पहले तो सबसे पहले करना पड़ेगा आइंग। अब आइंग का मतलब क्या, मतलब बिफोर द ब्रीडिंग, उनका मीटिंग करने से पहले हम लोग करते हैं उनका आइंग। आइंग का मतलब क्या होता है ना सर, रिमूवल ऑफ वुल, मतलब जो एनिमल्स है उनके आंखों के आजू बाजू वाला जो वुल है वो रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइंग। सर क्यों? टू प्रिवेंट द वुल ब्लाइंडनेस इन द सम ब्रीड्स एंड एक्सेस वुल अराउंड द आईज शुड बी क्लिप्ड अवे रेगुलरली। उनकी जो आंखें, उनके आंखों के आजू बाजू में जो भी वुल है उसको क्लिप कर लो। अब क्लिप क्यों करना है भैया? तो क्लिप इसलिए करना है ताकि उनको दिखाई दे। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी आंखें ब्लाइंड हो जाती है, क्योंकि इसके वुल जो है ना, इसका वुल जो है हमेशा आंखों में जा रहा है, हमेशा आंखों में जा रहा है, बहुत बार वो ब्लाइंड हो जाते हैं। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आइंग इज द प्रोसेस कि पहले तो ये करो, ब्रीडिंग करने से पहले हम लोग देख रहे हैं केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है। सेकंड प्रोसेस है दैट इज डैगिंग। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन कहां पे इस्तेमाल करते हैं ये समझ में अभी आ रहा है। तो डैगिंग का मतलब होता है स्पॉइल्ड वुल कहीं पे भी हो तो रिमूव कर दो उसको। केयर एंड मैनेजमेंट करते समय अगर स्पॉइल्ड वुल कहीं पे भी हो तो वो रिमूव कर दो, ताकि जो अच्छा वुल है वो अच्छा ही रहे, हमेशा अच्छा रहे। बढ़ते थोड़ा सा आगे। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल, जो प्रेग्नेंट शीप है, प्रेग्नेंट गोट है, प्रेग्नेंट काऊ, प्रेग्नेंट शीप है, प्रेग्नेंट गोट है, तो इनका केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है, इनका केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो केयर एंड मैनेजमेंट इनके बारे में जब भी हम लोग कर रहे हैं, सो बिफोर द पार्चुरेशन सबसे पहले प्रेगनेंसी रेशन उसको खिलाना है, मतलब एक्स्ट्रा फीड उसको फ्लशिंग लेवल पे, या फिर एक्स्ट्रा फीड जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड होता है उसको खिलाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि उनके डेवलपमेंट फॉर अडर्स, अडर टिश्यू, उनकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, है ना, तो ये इसके लिए हम लोगों को उनको अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड फीड खिलाना है। सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स, हम लोगों को एटलीस्ट 15 to 20 डेज बिफोर द डिलीवरी, है ना, उनको ड्राई करना चाहिए। ड्राई करना चाहिए मतलब क्या सर? बिफोर द डिलीवरी उनका 15 से 20 दिन पहले मिल्क खत्म हो जाना चाहिए, एटलीस्ट क्योंकि इनमें क्या करते हैं ना लोग, बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग करवाते हैं कि अच्छा बच्चे को जन्म दिया, कुछ दिन का आराम दिया,
दैट इज कॉल्ड एज सर्विस पीरियड। 45 डेज का सर्विस पीरियड होता है इनका सिर्फ, और काऊ में और बफेलो में होता है 60 से 90 दिन का सर्विस पीरियड। मतलब आफ्टर द प्रेगनेंसी उसको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए जो वक्त दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विस पीरियड। तो इनमें सिर्फ 45 डेज का होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगली प्रेगनेंसी आ रही है, अगले बच्चे को जन्म देने वाले हैं, अभी भी दूध दे रही है वो काऊ, सॉरी अपनी शीप या गोट अभी भी दूध दे रही है। तो ऐसा न्यू आपको ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना है ताकि, हालांकि यहां से कुछ दिन पहले मतलब 15 से 20 दिन पहले ही आपको 15 से 20 दिन पहले ही वो ड्राई होने चाहिए, उन्होंने दूध देना बंद करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो फीमेल होती है अगर प्रेग्नेंट है तो उनको फाइटिंग इन बिटवीन फाइटिंग नहीं होना चाहिए। बहुत बार होता है कि एबनॉर्मल डेथ हो जाती है कोई फीटस की। मान लीजिए 2 शीप है, तो एक को ब्रुसेलोसिस नाम का डिसीज हो चुका है। तो ब्रुसेलोसिस में क्या होता है ना, उसका जो बच्चा होता है वो पेट में उसका अबॉर्शन हो जाता है और मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, तो उसको गुस्सा रहता है। हम लोगों को ये लगता है बहुत बार कि ये इंसान में ही होता होगा, नहीं, ये लड़कियों में ही नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग में ही नहीं होता है, ये ह्यूमन बीइंग में ही नहीं होता, ये मतलब भेड़ बकरियों में भी ऐसा होता है कि उनको भी खुन्नस आती है कि उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, मेरा कैसे नहीं हो रहा है, उसने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया, मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये भ्रम दूर कर दीजिए कि खूबसूरती और सिलेक्शन ये दोनों एक ही चीज है, नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक ही बात है। तो जेलसी फैक्टर हम लोगों को लगता है हमारी फीमेल्स में, नहीं, उनके भी फीमेल्स में जेलसी फैक्टर है। अगर इसका बच्चा गिर गया तो उसको लगता है उसका बच्चा कैसे आ रहा है, उसको कैसे सक्सेसफुल हो रही है वो, है ना। सो ये फैक्टर जो है ना वो मतलब शीप में भी होती है या गोट में भी होती है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो डोंट वरी, मतलब मैं भेड़ बकरियों के बारे में बात कर रहा हूं, कोई अपने दिल के ऊपर मत ना लीजिए, नहीं तो बाद में पता चल रहा है मेरे घर के ऊपर मोर्चा आ गया कि हमारी मांगे पूरी करो, पूरी के साथ भाजी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब प्रेग्नेंट एनिमल के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनको जंपिंग नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहां से वहां भाग रहे प्रेग्नेंट, उसको बताना पड़ रहा है कि अच्छा तेरे पेट में बच्चा, वो जंपिंग करे नहीं, उसको समझाओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं शीप के बारे में बोल रहा हूं अभी। एज पीरियड ऑफ डिलीवरी अप्रोचेस फीमेल बिकम स्लगिश, वो बहुत आलसी हो जाती है, तो उसको आइसोलेट करो, एक साइड में रखो। काऊ में जो डिसीज होते हैं वही शीप और गोट में है, सेम है क्या सर? कल मैंने पढ़ा है ना डिसीज, उनके डिसीजेस थोड़े बहुत अलग है ना। सर क्या आप नॉन वेजिटेरियन हो? तो नहीं भैया, मैं सिर्फ एक खाता हूं, मैं मीट नहीं खाता हूं, है ना। सो चाहे वो मटन हो चाहे चिकन हो, मैं नहीं खाता हूं, लेकिन ऐसा कोई मेरे को बंधन नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, बस दैट्स इट, दैट इज, कोई बंधन नहीं है ऐसा कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते थोड़ा सा, उसको बताओ कोई तो भी जेनाइटल ऑर्गन इनलार्ज होते हैं तो वो स्लगिश हो जाए। स्लगिश मतलब वो स्नेल स्लग, वो स्लगिश, वो आराम करेगी। अरे भैया उठो, पेपर आ रहा है, सूरज है क्या? अरे भैया उठो, पेपर आ रहा है, नहीं मैं नहीं उठूंगी। तो ये वाली, अरे भाई तुम प्रेग्नेंट हो, तुम थोड़ा सा एक्टिव रहो, नहीं 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 मैं नहीं रहूंगी। ऐसे टाइम में बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड, किलिंग लैम्बिंग पेन अलग अलग रखो, मेल को अलग रखो, फीमेल को अलग रखो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इन बिटवीन दैट अगर मीटिंग करते हैं तो दिक्कत ना हो जाए उसके लिए, कि अबॉर्शन ना हो जाए ड्यू टू द इंजुरी। बहुत बार क्या होता है ना कि वो शीप प्रेग्नेंट है या फिर गुड प्रेग्नेंट है और मेल बक वहां पे आ रहा है और उसके ऊपर मतलब मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे होगा तो वो अबॉर्शन हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगी, उसको लग गया तो अबॉर्शन हो सकता है उसका। तो अवॉइड इन फाइटिंग बिटवीन अमॉन्ग देमसेल्फ। एंड सेकंड थिंग, जो मेल और फीमेल है उनको सेपरेट रखो, और जो प्रेग्नेंट है उसको तो पहले सेपरेट रखो, क्योंकि फाइटिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। अब जैसे बैठने के लिए उसको बेडिंग मटेरियल दो, मतलब नीचे ग्रास डाल दो, ग्रास के ऊपर उसको बिठाओ, डायरेक्टली नीचे मत बिठाओ। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। आई एम एगिटेरियन। अब आगे बढ़ते हैं, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ आफ्टर पार्चुरेशन। अभी क्या हुआ है, अभी तक वो प्रेग्नेंट थी, है ना, अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद फिर क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ डिस्टोशिया, आपको याद है डिस्टोशिया क्या होता है? याद है? मैनुअल असिस्टेंस शुड बी गिवन। डिस्टोशिया, डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन। डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन का मतलब सर, अगर वो बच्चा जन्म लेते हुए उसको बहुत दिक्कत हो रही है कि जन्म ही नहीं हो पा रहा है, वो अटक गया अंदर, लेवर्ड पार्चुरेशन की बहुत तकलीफ हो रही है वो शिप को या गोट को, तो ऐसे बोलते हैं डिस्टोशिया, तो उसको हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए कि अच्छा मैन्युअली बच्चा खींच लो बाहर, है ना। आफ्टर द डिलीवरी इट शुड बी दैट कि प्लासेंटा अगर बाहर आ गया 8 आवर्स के पहले ही आपको प्लासेंटा फ्रॉम द 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम हर, मतलब जो कोई भी बच्चा है उसके शरीर से 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद लिगाचर गांठ मारो 1 सेंटीमीटर कट कर दो, टिंचर आयोडीन लगा दो। तो बच्चे ने जन्म लेने के बाद हम लोगों को उसका प्लासेंटा कट करना होगा। आफ्टर पार्चुरेशन बच्चे को हम लोगों को क्लीन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी चाहिए। उसको भी धीरे धीरे फिर रेशन दे देंगे अपन। बाद में क्या होगा, प्लासेंटा रिमूव कर दिया, उसको एंटीबायोटिक दी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको कोलेस्ट्रम खिलाना है। उसको क्या देना है हम लोगों को? कोलेस्ट्रम देना है, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम पिलाना है, माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम देना है। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको लगता है तो फिर क्रिप मिक्सचर, उसके बाद उसका फीड रिप्लेस करो, है ना। व्हेन द किड एंड लैम्प सक्स द मदर इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द कंप्लीट मिल्क इज ड्रेन आउट। उसके माँ के मतलब जो टीट्स है उसमें मिल्क नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट मिल्क ड्रेन आउट होना चाहिए। अब
फुल हैंड मिल्किंग एडवाइसेबल, कि जो भी कोई शिप हो गोट हो उसमें फुल हैंड मिल्किंग करो, ना स्ट्रिप मेथड, है ना नलिंग मेथड, नहीं आप लोगों को फुल हैंड मेथड कहीं पे भी आप चाहे काऊ में करो, गोट में करो, शिप में करो, मिल्किंग के लिए बेस्ट मेथड है फुल हैंड मेथड। अब देखते हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लैम्ब एंड किड। अभी पहले हम लोगों ने देखा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट का, उसके बाद पार्चुरेटिंग का, मतलब जिसने बच्चे को जन्म दिया उसकी केयर एंड मैनेजमेंट क्या करनी है। अब उस बच्चे की केयर एंड मैनेजमेंट क्या करनी है, तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चे ने जन्म लेने के बाद सबसे पहले तो उसका म्यूकस क्लीन करना है, म्यूकस क्लीन करना है, क्लीन द म्यूकस, रिव्यूइंग ऑफ द म्यूकस की उसके बॉडी में, क्योंकि उसके नॉस्ट्रिल्स, नोज देखो कितने छोटे छोटे ओपनिंग्स है, तो आपको करना क्या है, नॉस्ट्रिल ओपनिंग है तो आपको करना क्या है, उसको आपको एक ही बात करनी है, एंड दैट विल बी क्या, कि रिमूविंग ऑफ म्यूकस, उसका म्यूकस निकालना है, उसका म्यूकस निकालना है, म्यूकस निकाल दो, ठीक है, म्यूकस निकाल दो उसका। तो म्यूकस अगर रिमूव हो गया तो आपको पता चल जाएगा, म्यूकस अगर रिमूव हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वो सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, वो सांस अलग, सांस बहु वाला सांस अलग, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो अलग। सेकेंड थिंग है कटिंग ऑफ द नेवल कॉर्ड, कि उस बच्चे का जो नेवल कॉर्ड होता है जो माँ के साथ कनेक्ट होता है उसको कट करो। कट कैसे करना है, इमीडिएट ऐसे खोद खोद के नहीं कट करना है, उसके जो भी नेवल कॉर्ड है उसको पहले से 2.5 सेंटीमीटर उससे बॉडी से दूर गिनो, उसके बाद लिगाचर गांठ मारो, उसके बाद 1 सेंटीमीटर फिट कट करो और टिंचर आयोडीन लाओ और उसको लगाओ, या फिर डेटॉल लाओ उसको लगाओ और साफ कर दो। तो कटिंग ऑफ नेवल कॉर्ड ये भी करना है इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए। अब फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रम, छोटा बच्चा है उसको क्या करो, पहले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रम। उसके बॉडी वेट के अनुसार लगभग 10%, कि उसका बॉडी वेट अगर 2.5 किलो है तो उसको अपन को 2.5 ग्राम मतलब 250 ग्राम के आसपास उसको मिल्क देना पड़ेगा, मतलब 10% के आसपास। अगर 250 ग्राम उसका वेट है, सर एमनियोटिक फ्लूइड को म्यूकस बोलते हैं क्या सर। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है मनीष, बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, तो मतलब कोई अगर टीचर हो उसको अगर ज्यादा नॉलेज नहीं ना हो तो वो टीचर परेशान हो जाएगा, जैसे आपने अभी पूछा एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियो सिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस भी होती है, जिसमें क्या करते हैं ना, वो जब माँ के पेट के अंदर वो लिक्विड होता है ना, उसको पानी को निकालते हैं और उससे एमनियोसिंथेसिस टेस्ट करते हैं और उससे पता चल जाता है बच्चा मेल है या फीमेल है, ये भी पता चल जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब बच्चा अंदर है, उसके आजू बाजू में जो पानी है दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। तो म्यूकस एक तरीके का हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं, कि वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके बॉडी के ऊपर है, ये भी हो सकता है। गुड, क्या मनीष जी मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल 2-4 घंटे से पहले, बर्थ होने से विद इन द 2 to 4 आवर्स, है ना, 2-4 घंटे से पहले ही उसको अपन को कोलेस्ट्रॉल फीड करना है। कितना फीड करना है, 10% ऑफ इट्स बॉडी वेट, 10% ऑफ इट्स बॉडी वेट। अब फीडिंग ऑफ मिल्क, अब कोलेस्ट्रॉल तो हो गया, अब फीडिंग ऑफ मिल्क करना है उसको। कोलेस्ट्रॉल के बाद लगभग हम लोगों को उसके बॉडी वेट के अनुसार लगभग 10% ऑफ बॉडी वेट उसको फीड करना है। उसके बाद 3 to दिस इज फेड बाय द बॉटल एंड निपल इन द 3 to 4 डिवाइडेड डोजेस, कि 3-4 दिन मतलब 3-4 अलग अलग डोजेस में उसको खिलाना है, उसको खिलाना है, उसको भागने देना है, इधर उधर दौड़ने देना है उसको। उसके बाद जब भी आप उसको मिल्क पिलाओगे तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि वो माँ का दूध पिए, तो हम लोगों को बॉटल्स लेनी पड़ती है, उसको निपल्स लगाने पड़ते हैं और निपल्स लगा के फिर उस बच्चे को देना पड़ता है। तो दूध देने से पहले उसका जो निपल है या फिर आपने जो बॉटल ली है वो स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, विद इन 2 to 3 वीक्स आपको क्या करना है, 2 से 3 वीक मतलब 1 महीने तक तो भी आपको ना उसको खिलाना ही पड़ेगा। अब फीडिंग स्टार्टर है, फीडिंग स्टार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चे ने जन्म लिया, नहीं भैया भगवान मत बनाओ, मैं आपका दोस्त हो सकता हूँ, भगवान नहीं, मैं आपका दोस्त हो सकता हूँ, अच्छा है ना मनीष जी। चलो, तो एक सिंपल सी बात ये भी है कि अभी क्रिप रिप्लेसर, अभी जन्म भर तो उसको दूध, अभी आप देख रहे हो रास्ते में कि कोई बंदा जा रहा है और दूध की पैकेट लेके जा, नहीं मम्मी मुझे दूध पीना है, ऐसे मुंह में हाथ डाल के, लाइफ टाइम दूध नहीं पी सकता ना वो, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपने बच्चे को ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा जन्म लिया पहले दूध पिला रहे उसको, अचानक से दूसरे दिन उसको बोला अच्छा चिकन हंडी खाएगा, मटन हंडी खाएगा या पनीर टिक्का खाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना बोलते बच्चे को। तो धीरे धीरे उसको दाल चावल की आदत लगानी पड़ती है, धीरे धीरे चावल उसका पानी, दाल उसका पानी, फिर उसको स्लरी बना के खिलाते अपन, फिर उसको सॉलिड, धीरे 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 फीडिंग हैबिट उसका चेंज करते अपन, राइट। फीडिंग हैबिट धीरे धीरे चेंज करते, अचानक से कि कल परसों बच्चे ने जन्म लिया, बाप इतना खुश हुआ कि माँ की किरकिरी, ले तू तेरे को क्या चाहिए, हाँ तेरे को क्या चाहिए, कि अच्छा सर नहीं मेरे को ना वो बच्चा उसको ये चिकन खिला रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना कि 3 दिन बाद अचानक से उसको चिकन खिला रहा है, 2-3 दिन उसने माँ का दूध पिया कि अरे नहीं मेरा बच्चा तो फिट है अभी बस, है ना, अरे पहलवान का बच्चा है उसको चिकन खिलाओ, नहीं खाएगा ना वो, उसको धीरे धीरे आदतें ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो बात तो यही है भैया कि क्रिप मिक्सर या फिर रिप्लेसर, फीड रिप्लेसर या फिर मिल्क स्टार्टर जिसको बोलते हैं। तो आप चावल लो, उसको में उसमें पानी डालो, उसको घोलो, आप आटा लो, गेहूं का आटा लो, उसको पानी में घोलो और उसको पिलाओ, है ना। हमारे मराठी में एक कविता है, मतलब जो पोएम है वो बहुत अच्छी है
की हंबरून वासर आले चाटते जेव्हा गाय तवा तिच्यामध्ये दिसते मला माझी माया, ऐसा कुछ तो भी था पोएट्री वो। उसका मतलब ये होता है कि जब गाय चिल्ला के अपने बच्चे को ऐसे सक कर रही है या फिर उसको पकड़ रही है, सो वही उसमें भी मुझे मेरी माँ दिखाई देती है, ऐसा उसका मीनिंग था। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि पिठामध्ये पानी टाकून मले पाजत जाय, मतलब क्या होता है ना कि जो गेहूं का आटा है ना उसको पानी में डालना है, उसको घोलना है और उसको बच्चे को पिलाना है। तो जब मैं वो देखता हूं तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। जब मैं वो देखता हूं कि कोई गाय के बछड़े को अगर गेहूं का आटा पानी में मिला के उसको पिला रहा है तो मुझे मेरे माँ की याद आती है। सो ये पोएट्री थी, है ना। सो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे, यस, तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिप मिक्सचर और मिल्क रिप्लेसर, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क रिप्लेसर, उसको मिल्क रिप्लेसर बोलते हैं। बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब डिसबडिंग करना है हम लोगों को, तो इतना तो पता, डिसबडिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हॉर्न्स। ये छोटा बच्चा, डिसबडिंग क्यों करना है सर, क्योंकि ये बच्चे शैतान का ही रूप होते हैं, बच्चे भगवान का भी रूप हो सकते हैं, बच्चे भगवान का रूप हो, मैं नहीं बोलता नहीं हूं, लेकिन बच्चे शैतान का भी रूप हो सकते हैं। अरे इतू सा बच्चा रुला देता है माँ बाप को कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, मेरा छोटा बच्चा है ना, 4 साल का बच्चा है छोटा, तो वो इतना डेंजर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं कल परसों लेक्चर कंडक्ट कर रहा था तो एक बार मुझे इधर जाके वापस आना पड़ा था, तो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा है और वो आया उधर बाथरूम में था, नहाती इधर आ जाएगा और बोलेगा अभी मुझे ये कैमरा देखना है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता, मैं बात भी आपसे कर रहा हूं, है ना। सो दैट इज अगेंस्ट ऑफ माय प्रोफेशन ना, कि भैया मैं उसको उठा रहा हूं, नहीं ये मेरा बच्चा है कि मैं उसका ठीक है बाप हूं, लेकिन बात अलग है कि मैं यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूं ना, है ना। तो वो आ गया बीच में, आने के बाद उसने क्या करना चाहिए, तो उसने माइक खींच लिया, माइक बंद, कैमरा खींच लिया, कैमरा बंद। तो ऐसे होता है बहुत बार। तो बच्चे भगवान का रूप है, मैं मानता हूं, लेकिन बच्चे बहुत डेंजर भी होते। हो सकता है कि भगवान, मैंने मेरे माँ बाप को ऐसा कुछ किया होगा इसलिए मेरा बदला वो ले रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। यस, टोफू का मतलब होता है सोयाबीन मिल्क का पनीर, टोफू उसको बोलते हैं हम लोग। यस, तो मतलब आप भी इन फ्यूचर कभी ना कभी आपकी शादी होगी, इन फ्यूचर हो सकती है आपके जैसा ही होगा, हाँ मेरे जैसा ही, मेरे से 2 कदम आगे है, वो बहुत डेंजर है भाई। अब हर बाप को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड कि आप किसके बेटे हो, या आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप किसके बाप बनना चाहते हो ये आपके हाथ में है ना। आप किसके बाप बनना चाहते हो ये आपके हाथ में होता है। तो बी रेडी फॉर दैट। तो उससे पहले आपको आपकी पोस्ट निकालनी पड़ेगी, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपकी पोस्ट निकालनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट आप शादी कर पाओगे, उसके बाद आपको बच्चे होंगे और तब आप किसी के बाप बनना, है ना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नहीं भाई, आजकल वो जमाना गया, बहुत मारते हैं लोग आजकल अगर ऐसे टल्लम टिल्ली कर रहे हैं ना, चिल्लर पार्टी। तो नॉर्मल सी बात है डिसबर्डिंग। तो अगर आप बच्चे ने जन्म लेने से 3-4 दिन के अंदर अगर उसका रिमूवल ऑफ हॉर्न कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज डिसबर्डिंग, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मेरे लेक्चर्स खत्म हो गए, है ना, अगर मेरे लेक्चर्स खत्म हो गए तो क्या आपको मेरी याद आएगी? याद करोगे मुझे? आप पक्का करोगे? 101%। आप जिंदगी में मुझे भूल के बताना कभी, चाहिए मास्टर था ऐसे था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिसबर्डिंग के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल मेथड, हॉट आयरन, इलेक्ट्रिकल मेथड, क्या चीज है? कुछ भी नहीं। उसके जो छोटे छोटे सिंग है ना, तो ये क्या करेगा, हर किसी को मारते, उसके माँ को ही मारेगा, उसके बाप को मारेगा, अगर कोई उसका ओनर है उसको ही मार देगा, तो ये डेंजर है। तो हम लोगों को करना क्या है, इसके हॉर्न्स या फिर बर्ड्स रिमूव करने बचपन में, दैट इज कॉल्ड एज डिसबर्डिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो हम लोगों को बहुत बार क्या होता है ना, भेड़ बकरियां चराने के लिए लेके जाते हैं, तो हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन मार्क इनको लगाना चाहिए, दैट इज द बेसिकली यहां पे इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड, आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लोगों को लगाना है। नेक बैंड बांध सकते हो, कान में लगा सकते हो उसके। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे डॉकिंग के बारे में। डॉकिंग मतलब रिमूवल ऑफ टेल और पार्ट ऑफ द टेल। क्यों रिमूव करना है सर? बचपन में उसका पार्ट ऑफ द टेल रिमूव करते हैं बहुत बार, क्योंकि क्रचिंग भी करते हैं, बटॉक्स के ऊपर आने वाले जो हेयर है वो भी रिमूव करते हैं, और टेल भी, तेल का पार्ट भी बहुत बार रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ द पार्ट removal of the part of the tail, that is called as docking, that is called as docking. This avoids the injury, maggot infection and tail adult age में जनरली जो कोई भी टेल अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो वहां पे इंफेक्शन होने की चांसेस वो कम कर देता है, क्योंकि टेल होने की वजह से वो गंदा होगा, फिर उससे धोना पड़ेगा, वो धोया नहीं तो फिर इंफेक्शन हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक से, ये दिक्कत होती है। अब आए कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, नसबंदी करना, सिंपल आसान भाषा में। अब आप गोट का जो मेल है जो गोट का मेल है, एक मेल अच्छा रखो बक, बाकी सारों का कैस्ट्रेशन कर दो। सर क्यों? इसमें होता क्या है ना कि अगर आपने बक का कैस्ट्रेशन कर दिया, बक का अगर कैस्ट्रेशन कर दिया तो बेनिफिट यह होता है कि उसका सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन जो ना वो खाने पीने में लग जाएगा, वेस्टेज नहीं जाएगा, है ना।
कि उसका सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खाने पीने में लग जाएगा। कैस्ट्रेशन अगर कर दिया है ना, कैस्ट्रेशन अगर कर दिया तो वो खाने पीने में कॉन्सेंट्रेशन करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन खाने पीने में किया तो उसका वेट गेन होगा। यही सिंपल सी बात है, यही सिंपल सी बात है, इसलिए इसके अंदर कैस्ट्रेशन कर दो। सॉरी मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है। हुफ ट्रिमिंग, हुफ ट्रिमिंग बचपन में ही करना है उसका। जैसे ही बच्चा जन्म लिया, बच्चे ने कीड़ और लैम में हम लोगों को हुफ ट्रिमिंग करनी है, रेगुलरली करनी है, महीने महीने भर में करनी है, क्योंकि उसको चलने में, यस, उसको चलने में आसानी हो, चलने में आसानी हो, ध्यान में रखना बेटा। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा हुफ का मतलब समझो। अभी सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या सर, सिलेक्शन क्या प्रोसेस है? आपको ब्रीडिंग करनी है, तो अगर आपको ब्रीडिंग करनी है तो उसको एनिमल्स को बचपन से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो लड़कियां है उनके पिता अभी से ध्यान में रखते कि कौन सा लड़का अच्छा है, अच्छा ये जॉब लग सकती है इसको, ये होशियार बच्चा दिख रहा है ना। हालांकि आप अलग से चूज करोगे वो बात अलग है, लड़के भी लड़कियां पहले से चूज करके रखें वो बात अलग है, लेकिन आपके माता पिता के दिमाग में कुछ ना कुछ उनके बहू, उनके बेटी, उनके सारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होता है कि अच्छा ये ऐसा रहेगा, वो वैसा रहेगा, मेरी बहू ऐसी रहेगी, मेरा बच्चा ऐसा रहेगा, तो ये उसके दिमाग में रहता है। अब सिंपल सी बात क्या है बेटा, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे कि हाँ कि सिलेक्शन, तो वो क्या करते हैं ना, सिलेक्शन मतलब आप कहीं पे पढ़ रहे हो लेकिन उनके दिमाग में रहता है अरे यार ये ना, ये मेरी जो दूर की बुआ है ना, उस बुआ का जो भाई है, उस भाई के जो बहन है दूसरी वाली, तो उसको ना एक लड़की है, तो वो मेरे बेटे के लिए अच्छी रहेगी, तो दैट इज सिलेक्शन। तो पहले से ही देख के रखना, दैट इज सिलेक्शन। आप लोग भी करते हो बहुत बार सिलेक्शन, है ना, अरे ये कॉलेज में, आप जब जॉब पे लगोगे ना तब बहुत मजा आता है, जब ट्रेनिंग रहता है तब। देखो जब जॉब लगती है, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ट्रेनिंग में जाने के बाद ना तब बहुत मजा आता है। तब मजा क्या आता है ना, तब वहां पे सारे लोग ये देखते कि अच्छा हाँ आप भी बैंक में हो, अच्छा आप भी बैंक में हो, अच्छा आप नाबार्ड में काम करते हो, अच्छा आप भी नाबार्ड में काम करते हो, अच्छा तो कैसे हो आप, कहां से हो आप, ट्रेनिंग में। दैट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा इन फ्यूचर हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा, है ना, और शादी भी करनी पड़ी तो अच्छी बात है ना, हस्बैंड मियाँ बीवी दोनों बैंक में है, दोनों का पेमेंट आ रहा है, अच्छा सैलरी आ रहा है ना, 2-2.5 लाख रुपए महीना हर हर मतलब दोनों का कुल मिला के मिल रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिलेक्शन। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले महीने में ही उनको सिलेक्ट करके रखना है, अच्छा नहीं ये बड़ा बन के इसको कट ही करना है, ये कोई काम का नहीं है, इसको कट करना है, इसका मीट ही खाना है, बस इसको अलग से रखो। अरे नहीं ये बड़ा बन के ना मीटिंग हमें अच्छा कर सकता है, इसको अलग से रखो। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हाँ मुझे पता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, मतलब यू वोंट बिलीव, मतलब मैं बोलूं या ना बोलूं, थोड़ा पर्सनल हो रहा हूं, लेकिन फिर भी बोलूं या ना बोलूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बाद में बोलते हैं, चलो छोड़ो। तो जो एनिमल्स अच्छे हैं उनको सिलेक्ट कर लो मीटिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए, जो अच्छे नहीं है उनको कलिंग करो, उनका कलिंग, कलिंग मतलब जो डिसीज है उनको अलग निकालो, है ना। और एक बात ये भी है, कलिंग कर लो, बाजू में निकालो, या फिर जो अच्छे हैं उनको ब्रीडिंग के लिए रखो, जो अच्छे नहीं है उनको मीट पर्पज के लिए रखो, जो बीमार है उनका कलिंग करो। तो ये प्रोसेस करना मतलब सिलेक्शन करना है, ये प्रोसेस करना मतलब सिलेक्शन करना। अब केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ रैम एंड बक, अब मेल का केयर एंड मैनेजमेंट करना है ना। पहले प्रेग्नेंट फीमेल का देखा, उसके बाद पार्चुरेटेड फीमेल का देखा, उसके बाद बच्चों का देखा केयर एंड मैनेजमेंट। अभी थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी बोलते हैं, बोलो सर बोलो सर बोलो सर, जाने दो बेटा। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ रैम एंड बक, रैम एंड बक के बारे में देखेंगे, तो इनका केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है। सो केयर एंड मैनेजमेंट जब भी हम इनका बोल ही दीजिए, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है 24 डेज की, और इतना मजा आता है कि आप सोचेंगे मत, आप सोचिए मत, इतना मजा आता है ट्रेनिंग में। करना कुछ भी नहीं होता है, पढ़ना कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो बोलते कि पढ़ो आप, लेकिन आपको पता है हम लोगों ने कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा, आप तो जॉब लग चुकी है, अब हम लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे फिर भी सैलरी आने ही वाली है। तो आपको क्या लगता है आप पढ़ोगे, अरे कोई नहीं पढ़ता। वहां पे जाने के बाद ट्रेनिंग में इतना मतलब सब मजा करते, सुबह उठो ब्रेकफास्ट के लिए जाओ, सुबह उठो चाय बेड पे आ जाएगी, सुबह उठो लगभग 10 बजे आपके लिए मिल्क ब्रेक फिर से होगा, फिर से उठो, फिर से आपको 1 बजे खाना मिलेगा, बफे लगा रहेगा, फिर से आप कुछ जाके लेक्चर्स करो, फिर से 3 बजे आपके लिए चाय ब्रेक होगी, 4 बजे चाय ब्रेक की होगी, उसके बाद 5-6 बजे फ्रूट ब्रेक होगा, उसके बाद 8 बजे आपको फिर से खाना मिलेगा, सोने से पहले फिर से दूध मिलेगा। ये तो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, ये तो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, मेरे आसान भाषा में चिंग मजा। तो हम लोगों को अभी देखना है, हाँ अरे बहुत, मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं रियलिटी बोल रहा हूं, जो मैं जी चुका हूं वो रियलिटी में बोल रहा हूं। सैलरी अच्छी है, मान सम्मान अच्छा है, लोग इज्जत से बात करते हैं। आपका सिलेक्शन हो गया ना एएफओ का या फिर नाबार्ड का, कोई भी सिलेक्शन आपका हो गया, तो लोग आपको खुद से मैसेज डालेंगे, खुद से मैसेज डालेंगे कि हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फ्री नाउ, तो आप क्या मेरे साथ लंच कर सकते हो या फिर मेरे साथ डिनर कर सकते हो,
क्यों? आई वांट सम नोट्स फ्रॉम यू, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द एएफओ एग्जामिनेशन आल्सो। अबे पहले तो इंग्लिश सुधार। यस, जिम होता है क्या? तो जिम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आने जाने का, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, सब होता है, सब होता है। इस साल हो जाता था, थोड़ा मिस हुआ। इट्स ओके आशीष, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाउसिंग मैनेजमेंट, आप इस बार इंटरव्यू में भी थे ना, तो हाउसिंग मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हाउसिंग मैनेजमेंट तो रैम एंड बग उनको सेपरेटली बॉक्सेस या फिर सेपरेट पेन में रखना चाहिए। 2-3 स्क्वायर मीटर। हाँ सत्येंद्र जी, मैंने बोला है ना आपको, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बोला है कि हिंदी के नोट्स जो है ना, आई एम ट्राइंग, कि मैंने टीम के साथ बात कर ली है, तो उनसे मैं बात करके आपको इसके हिंदी जो कोई भी पॉसिबल होगा मैं कर दूंगा। मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, है ना, उसके बारे में। चलो, तो हाउसिंग मैनेजमेंट में इनको अलग अलग रखना है, अलग अलग रखना है। पहली तो बात ये, जहां पे रख रहे हो वहां पे क्लीन वाटर देना है आपको। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, फीडिंग हैबिट। तो शीप एंड गोट का अलग अलग फीडिंग हैबिट है, उनको आप वहां पे भी लाके फीड दे सकते हो, बाहर भी लेके जा सकते हो, जहां पर पॉसिबल है वहां पे आप फीड दे सकते हो उनको, है ना। तो ये डिपेंड, फीडिंग का उतना कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आइसोलेशन। व्हाट डू मीन बाय आइसोलेशन? देखो सर, कलिंग अलग होता है, आइसोलेशन अलग होता है। बग हैव द मस्क ग्लैंड ऑन देयर बेस ऑफ द हॉर्न, तो आइसोलेशन करना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि बहुत बार अगर आप गोट, मतलब जो बक होता है उसका जो मेल होता है, जो गोट होता है, उसको अगर मिल्किंग गोट के साथ रखोगे, अगर ये मिल्किंग गोट है, ये दूध दे रही है, और इसको आपने रखा है साथ में, ये गोट का, ये बक है, ये मेल है, गोट का मेल है, तो उसके ना बेस पे ना एक मस्क ग्लैंड होती है, ये मस्क ग्लैंड। तो उसकी मस्क ग्लैंड की जो बदबू है ना, वो मिल्क में चली जाती है। दैट इज वाई गोट के दूध को गोटी ओडर होता है। अगर आप उनको आइसोलेट करोगे, आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन, सेपरेशन, उनको अलग रखो, इनको अलग रखो, बीमार कोई भी नहीं है, आइसोलेट करो उनको। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों को आइसोलेट करके अलग से रखा गया था, है ना, तो वैसे उनको आइसोलेट करो, अलग अलग से रखो। सर इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप कहां से आए हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर? तो हमारे लोग इतना लंबा लंबा फेंकते हैं कि पूछो मत। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर? सर आई जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर माय फार्मर्स, मुझे मेरे फार्मर्स के लिए कुछ करना है। अबे गधे, तो फार्मर के लिए कुछ करने के लिए जा रहा है बैंक में, तो कल कोई फार्मर आ गया और उसने बोला कि सर मेरा पिछला लोन डिफॉल्ट है, मेरे को नया लोन दे दो, तो तू दे देगा? नहीं देगा। तो आपको बैंक के बारे में सोचना चाहिए, आपको खुद की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। तो मैं उसके लिए ना अलग से आपके इंटरव्यू के लेक्चर्स भी लूंगा, उसके बारे में डोंट वरी। ओके सर, पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में, यार दोनों में। देखो वहां पे ऑप्शन होता है कि आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी सिलेक्ट करना है, हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप लैंग्वेज कोई भी स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलो, और लड़कियां तो बस, उनको अगर सवाल पूछा ना, तो अभी तक तो यू कांट इमेजिन कि मतलब कितने इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किए होंगे 2015 से, आप सोचो। 2015 से मतलब आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा तो मैंने इंटरव्यू लिए हैं अभी तक। हर साल लगभग एवरेज भी अपन 1200 1500 1200 1300 इंटरव्यू पकड़ के चलेंगे ना। आशीष को पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। आशीष शिंदे जो आपके बैच में अभी पढ़ रहे हैं ना, वो पुराने स्टूडेंट है, तो उनको पता है कि हर साल एएफओ के या फिर जितने इंटरव्यू मैं कंडक्ट करता हूं, लगभग 1200-1300 इंटरव्यू के आसपास इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं। तो आप सोचिए ना, 2015 से 2025 तक 10-12 हजार इंटरव्यू तो सिर्फ एएफओ के कंडक्ट किए होंगे मैंने। 10-12 हजार सिर्फ एएफओ के बोल रहा हूं मैं। तब सोचिए आप। तो मैं वो ना शक्ल देख के बताता हूं, शक्ल देख के अच्छा ये फेंक रहा है। लड़कियां जब आती है ना इंटरव्यू के लिए, तब तो बहुत मजा आता है अलग से। उसको अगर पूछा ना, बेटा व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर एंड आई थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड पर्सन फॉर दिस पोस्ट। सर एक्चुअली ना, ये वर्ड उसने बोला कि बस आगे का सब चला गया। एक्चुअली ना उसने बोला कि वो पूरा बचपन की कहानी सुनाती थी। मैं बचपन में बहुत छोटी हुआ करती थी, और फिर रोना धोना भी शुरू, बहुत सारे बच्चे तो रोना धोना भी शुरू की, सर मुझे ले लीजिए, है ना, कि सर रोना धोना भी शुरू कर दी, क्योंकि सर मेरा स्ट्रगल बहुत है, मैं आपको कैसे बताऊं सर, है ना, बहुत मेहनत की है मैंने। अबे मेहनत किसने नहीं की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लड़कियां ध्यान में रखना है मैं जो भी बातें बोल रहा हूं। सर आप हमेशा लड़कों की तरफ से ही बोलते हैं। हाँ तो मैं बोलता हूं ताकि वो मतलब वो कुछ अलग नहीं करते, आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने के मतलब चांसेस लेते हो, और ऐसा कुछ तो भी एक्स्ट्रा करके जाते हो कि पूछो ही मत। लास्ट टाइम ना आशीष को पता होगा, मैंने एक किस्सा बोला था। एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने के लिए, मैं था, मेरे 2 कलीग्स थे, हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, और तब चल रहा था रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो वो बंदी आई, तो मेरे बाजू वाले सर ने पूछा उससे कि अच्छा व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो मैं उनके बाजू में बैठा था, तो वो लड़की ने शुरू कर दिया, एक्चुअली ना सर व्हाट आई थिंक कि हम लोगों ने ये वॉर करना ही क्यों चाहिए,
अरे तेरे को ये पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द रशियन यूक्रेन वॉर, कि उसके क्या कारण है, क्यों है, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, मेरी माँ ये बता। तो वो एक्चुअली मैं कहती हूँ कि वॉर क्यों करना चाहिए, आई थिंक कि वॉर को बंद कर देना चाहिए, तो वो तो हमको भी चाहिए ना। सो आगे दैट्स इट, बस वॉर खत्म हो जाए तो बात खत्म हो जाए। फिर मैं वहां से उठ के बाहर चला आया, और मेरे एक और सर थे, मेरे एक दोस्त है, तो वो बोले कि सर आप बाहर क्यों आ रहे हो सर, इंटरव्यू तो चल रहा है। मैंने बोला सर अंदर जो है ना वो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, भगवान ना करे एक हाथ तलवार मुझे लग जाए तो मैं क्या करूंगा, तो इसलिए मैं बाहर निकल के आ गया। तो लोग डेंजर होते। सर आप भी इंटरव्यू लेते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, अभी तक 2015 से अभी तक 2025 तक लगभग एएफओ के, सिर्फ मैं बोल रहा हूं सिर्फ एएफओ, बाकी को छोड़ दो आप, बाकी तो जितने कंडक्ट किए मुझे पता है ना, लगभग इंटरव्यू जितने कंडक्ट किए ना, तो वो 10-12 हजार से ज्यादा तो इंटरव्यू कंडक्ट किए। सिर्फ इंटरव्यू बोल रहा हूं, बाकी तो छोड़ो ही दीजिए आप। चलो, आशीष को पता है ये किस्सा। आगे बढ़ते हैं आइसोलेशन। तो जो अच्छे वाले आइसोलेशन का मतलब होता है कि मतलब वो मेल को अलग रखो, फीमेल को अलग रखो, रखना पड़ेगा, उनको अलग अलग रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हूफ ट्रिमिंग। तो जो मेल होते हैं उनकी हूफ जो है ना, मतलब जो हूफ होता है उसको ट्रिम करना पड़ता है ताकि वो लैमनेस ना जाए। लैमनेस का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हूफ ट्रिमिंग करना बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कि अगर हम लोगों को इनमें ब्रीडिंग करनी है तो क्या क्या करना चाहिए, है ना, क्या क्या करना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइंग, आइंग का मतलब होता है कि अगर ब्रीडिंग करवानी है दो एनिमल्स में तो सबसे पहले करना पड़ेगा आइंग, द रिमूवल ऑफ हेयर्स अराउंड द आई, आइंग। सेकंड होता है दैट इज रिंगिंग, द रिमूवल ऑफ हेयर्स एंड वुल अराउंड द पेनिस, पेनिस के आजू बाजू वाला जो वुल है उसको रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज रिंगिंग। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, शेयरिंग, कि अगर मेटिंग करवाना है उनका तो सारा जितना भी उनके बॉडी के ऊपर जो भी वुल है कंप्लीट वुल रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग। देखो पेनिस के अराउंड का वुल रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज रिंगिंग। सर मुझे कल कल परसों किसी ने ना पर्सनली मैसेज डाला था इस पे, टेलीग्राम पे, मतलब टेलीग्राम पे वो है ना कहीं पे, तो भी कहीं से मुझे पता नहीं। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो क्लास में, ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैं अभी बोल रहा हूं और आप सभी लोगों को अभी बोल रहा हूं कि भैया मेरा पढ़ाने का तरीका ये बिंदास और फ्री ऑफ माइंड है। मैं ये कभी नहीं सोचता हूं, मैं इतना ही सोचता हूं कि आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, आई डोंट केयर अबाउट दैट कि कौन क्या सोच रहा है, कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये क्या कुछ सभ्यता संस्कृति। मैं मानता हूं सारी चीजें, सभ्यता संस्कृति सारी चीजें मैं मानता हूं, लेकिन मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति एक ही है कि जब तक मैं आसान भाषा में जितना भी पॉसिबल है मैं अपने बच्चे को समझाऊं, तो उसको अगर कंसेप्ट समझ में आ गई, उसका अगर सिलेक्शन हो गया तो आई डोंट केयर कि कौन मुझे क्या बोल रहा है। मैंने बोला ना, बहुत, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि लोग मुझे बोलते कि सर आप बहुत घमंडी हो, बहुत घमंडी हो, तो मैंने वही बोली थी, वही चीज मैं फिर से दोहराऊंगा कि हाँ मैं घमंडी हूं, लेकिन मेरा घमंड मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उनको अगर सब कुछ आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं घमंडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ वुल। अब होता है पेंटिंग ऑफ रैम्स। अब पेंटिंग ऑफ रैम क्या है कि उनको कलर कर देना है, ये रैम्स, रैम्स को, सुनो, रैम को कलर कर देना है। ओके सर आप अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। क्यों बेटा अग्रिमा, क्यों बेटा, समझ में नहीं आया। चलो, पेंटिंग ऑफ रैम टू ऑब्टेन द विजुअल पिक्चर्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द मेटिंग, इसके लिए है ना, तो मतलब क्या है ना, एक छोटा सा कलर ले लो और उसको कलर मार दो। कलर मारने से क्या होगा, हमको पता चलेगा कि कौन सा रैम किस ईव के साथ मीटिंग कर रहा है, कैसे मीटिंग कर रहा है, कब मीटिंग हुआ है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए क्या करता है ना, पेंटिंग ऑफ रैम की उसको कलर लगा देते कि अच्छा ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो शीप को भी लगा सकते हैं, रैम को भी लगा सकते हैं। अच्छा ये ब्लू कलर की ईव है, उसको कलर मारो, इसको सेम ब्लू कलर मारो, इसके साथ मीटिंग हुआ है उसका, तो क्या होगा बाद में, मैच द पेयर, मैच द पेयर, है ना, ये आसान जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अग्रिमा ऐसे क्यों बोला बेटा, मुझे समझ में नहीं आया कि सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पेंटिंग ऑफ रैम्स। अब आखिरी में हम लोग देखेंगे दैट इज अ केयर एट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के टाइम में क्या करना चाहिए, नेसेसरी टू चेंज द मेल्स फ्रॉम द फ्लोक एवरी थर्ड ईयर टू अवॉइड द इनब्रीडिंग। वही मेल को हम लोगों को ब्रीडिंग करते वक्त फिर से इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड, केयर शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सर्विस टू अवॉइड द इंजुरीज। कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो मेल होता है, फीमेल होती है, तो बहुत मीटिंग के समय में ना बहुत ऐसा होता है कि इंजूर्ड हो जाते हैं, तो इंजुरी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए। सेकंड बार क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं होने चाहिए इनमें, इसके भी केयर एंड मैनेजमेंट हम लोगों को करना है। उसके बाद व्हेन न्यूट्रल सर्विस या फिर नेचुरल सर्विसेज गिवन, मेल शुड नॉट बी यूज मोर देन 2 to 3 फीमेल्स पर डे। एक मेल को आप एक या फिर दो फीमेल के साथ मीटिंग करवाओ, बस दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा बेटा, सवाल का जवाब आपको देना है।
ठीक से पढ़ना है और सवाल का जवाब आपको देना। 1 मिनट, स्टॉप 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 स्टॉप, रुको। सवाल ठीक से पढ़ो बेटा, सवाल ठीक से पढ़ो। सर मैंने जूडो कराटे की क्लास ज्वाइन की है। तो बेटा जूडो कराटे की क्लास आप बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो, पैसे आ जाएंगे तो फिर जूडो कराटे भी कर लेना। 2 मिनट हो गया। चलो सर, प्री के लिए बहुत डर लग रहा है सर। अभी क्वांट की क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई और रीजनिंग हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो मैं बुरा नहीं मानना किसी ने भी, मैं क्लास में कभी कभी ना मजाक कर लेता हूं, तो किसी ने भी बुरा नहीं मानना। जैसे अग्रिमा अभी मैंने मजाक में बोला था, बुरा नहीं मानना है। मतलब इफ यू आर माय स्टूडेंट, आपको बेशरम होना है, ये तो मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ। रिजल्ट आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना आप, कि मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानना। चलो, अ क्लिपिंग ऑफ वूल और मोहेयर फ्रॉम द शीप एंड कोट रिस्पेक्टिवली क्विक कंप्लीटली इजीली विद इन द मिनिमम डिस्कम्फर्ट द एनिमल एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे? अब रिंगिंग मैंने कहीं बोला है अराउंड द पेनिस उसने रिमूव किया है? नहीं। आई मैंने कहीं बोला है आंख के आजू बाजू वाला रिमूव किया है? नहीं। मैंने कभी बोला है वहां पे कलर मारा है? नहीं। सो आंसर क्या होगा इसका? शेयरिंग। देखते हैं 93%। अब कुछ लोगों ने इसका बोला है रिंगिंग। मैंने कहीं पे भी बोला है क्लिपिंग ऑफ वूल, मोहेयर, शिप और अराउंड द पेनिस और जेनिटल ऑर्गन, ऐसे कुछ बोला है मैंने? नहीं बोला है। ऐसे कुछ बोला है मैंने? नहीं बोला है। तो रिंगिंग कहां से आएगा? नहीं, शेयरिंग आंसर आएगा, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ बेस बनाया है, अभी इसके ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद मुझे वो सारा पढ़ाना पड़ेगा, सारा का सारा आपको। बहुत ही दिक्कत है भैया। तो चलो, हम लोगों ने अभी आज हमारा खत्म किया है, दैट इज केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल। इनका केयर एंड मैनेजमेंट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब इनका बचा एक ही चीज है, दैट इज हाउसिंग मैनेजमेंट। तो हम लोग कल इनका हाउसिंग मैनेजमेंट खत्म कर देंगे। कल इनका हाउसिंग मैनेजमेंट हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद स्वाइन हस्बेंड्री और पोल्ट्री, उसके बाद हमारा खत्म। ठीक है, तो आप लोगों को केयर एंड मैनेजमेंट के जो शॉर्ट नोट्स है, 2-2 वर्ड्स में आपको लिख लेना है, वहां पे 2-2 वर्ड्स लिख लेना है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। डरना नहीं है, करते रहना है। डरना नहीं है, करते रहना है। सूरज भाई, ओम प्रकाश जी भाई, जिसका अभी 8 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, हाँ, यू आर एलिजिबल, शुभम।